ये है मेरा सेमी मॉडर्न कल्याणी निवास। उम्र 103 साल, लोकेशन दिल्ली। इस घर में 3 जनरेशन्स रहती है और तीनों के गुड मॉर्निंग के गुड होने के रीजंस अलग अलग हैं। जिनके दिन की शुरुआत बाके बिहारी जी के नाम से होती है। ये है मेरी ओल्ड स्कूल नरम गरम दादी कल्याणी देवी। इनसे मिलो। ये है कर्नल वीर शर्मा, मेरे पापा। आर्मी से रिटायर हो गए, लेकिन बंदूक का निशाना आज भी टारगेट से मिस नहीं करते। और ये हूं मैं, टॉल, फेयर, सेक्सी, लवेबल, हैंडसम देसी मुंडा चिराग। उधर नहीं, इधर देख। मेरी सुबह इन खूबसूरत लोगों के बीच गुजरती, जिनको देखकर मुझे लगता है जिंदगी मुश्किलों का समंदर है, लेकिन अगर अपनों का साथ होना तो इस समंदर में भी पूल पार्टी की जा सकती है। अरे मत खाया कर माँ, नहीं तो लोग बोलेंगे वीर अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। तू कब से लोगों की बातें सुनने लगा? राधे राधे बाबा, राधे राधे राधे। खुश रहो मेरे लाल। अरे एक फूल छूटने से घिस नहीं जाएगा तू, ठीक से पहचो। राधे राधे दादी। अरे बेटा, पैर छूने से ना कमर और घुटनों में लचक बनी रहती है। अच्छा, तो दादी तुझे मेरे पैर छूने चाहिए, क्योंकि कमर और घुटने तो तेरे अगड़े रहते हैं। हाँ, दीदी बातें बिल्कुल नहीं सुनी। शादी करवा दे इसकी, फिर देखना ससुराल वालों के सामने सुबह शाम साष्टांग नमस्कार करते हुए दिखाई देगा ये। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। दादी साष्टांग नमस्कार तो मैं तुझे भी कर दूं, अगर तू मेरे टाइप की लड़की ढूंढे तो। तेरे कौन से टाइप की लड़की? दादी वो लड़की जो रोज सुबह उठकर भजनों की जगह हनी सिंह की रैप म्यूजिक चलाए और उसमें मुझे ही नहीं तुझे भी नचाए। बदमाश, जिसको पैसे बचाने से ज्यादा उड़ाने में मजा है। क्यों बाबा? मजाक नहीं कर। और माँ, ऐसी बहू जो ना खाना बनाना जानती और ना घर संभालना। हाँ। क्या? अच्छा, तुम दोनों ने टीम बना रखी है? दादी, अरे बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। जरा तो बाबा कह रहे थे। कल्याणी निवास की सुबह इसी तरह खट्टी मीठी बातों और हंसी के ठहाकों से होती, जहाँ दादी को पोते की खिचड़ी की चिंता है, बेटे को माँ की सेहत की चिंता है और मुझे अपने परिवार की खुशी की चिंता है। अबे और कितना टाइम लगेगा? अरे नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते चिराग बेटा। अबे वो आग वाले अंधे, साला गोल घुमा ले। दूल्हे की बारात निकलनी, तेरी मैयत नहीं। अब देखो भैया। हाँ, अल्टीमेट। अब जैसे ये लगाइए ना, वैसे सारी लगा दियो, वरना पैसे किश्तों में देंगे अंकल, वो भी हर महीने की 32 तारीख को। 32 तारीख? क्यों अंकल जी? और नहीं तो क्या? प्रणाम पापा जी। तेरे जैसे लौंडे किस्मत से ही होते होंगे, वरना मेहनत तो हर माँ बाप एक जैसे ही करते हैं। इनका रोज का है ब्रो। क्यों बेटा? नमस्ते अंकल जी। ओके बाय। ये ठीक से कर लियो। अबे क्या कर रहा है तू? जल्दी कर। साहब, तो एक खुशी का मौका है, भी तेरे बाप को 10 लगे हुए। भाई लव मैरिज में तो सिर्फ लड़की मिलती है ना। मेरे बापू के अरमान तो एसी टीवी फ्रिज और लंबी गाड़ी है। क्यों बे? तुझसे उम्मीद होती है तो दूसरे से मांगनी पड़ रही है। भाई छोड़ना, तू जानता ना मेरे साथ को, मतलब मेरे बाप को। हाँ हाँ, चाय में गिरी मक्खी को भी साइड करके चाय पी जाए तेरा बाप। भाई तू मीटिंग का सोच। अरे तेरा भाई है ना, संभाल लेगा। ओके। मुझे नहीं लगता जाएगी। अरे इम्पॉसिबल है। नो चांस है जी। भाटिया, जो तुझे पॉसिबल लग रहा है ना, मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ, देख। कमाल कर दिया। मैंने तो कसम खा ली है, शर्मा जी से कभी कोई शर्त नहीं लगानी है। जिस दिन माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा नहीं लहराया गया था ना,
तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म। फिल्म का नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा और इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पार्ट 1 खत्म हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश आगरा से और बारिश की रात में हम रानी को देखते हैं भागते हुए। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पुलिस से कहती है कि मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। अब ये क्या आफत हुई, जानने के लिए जाएंगे 2 महीने पहले। रानी जिस घर में रहती है उसके मकान मालिक को देखते हैं जो खबर देख रहा होता है। इसमें बताया जाता है कि यमुना नदी के ऊपर बने एक पुल के टूट जाने की वजह से बहुत सारे मगरमच्छ आगरा के निचले इलाके में आ गए हैं। खैर अब इसके बाद घर में अभिमन्यु नाम का एक कंपाउंडर आता है। घर में रहने वाली आंटी का वो ब्लड टेस्ट करने आया था और टमाटर सस्ते मिल रहे थे तो उसके हाथ में बहुत सारा टमाटर भी था। फिर रानी नीचे उतरती है जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है और वो अभिमन्यु से टकरा जाती है। फिर वो टमाटर उठाने में उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। तभी रानी को पता चलता है कि 5 घंटे का ब्राइडल मेकअप कैंसिल हो गया, जिससे कि उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो गुस्से में आ जाती है और वो चली जाती है अपने 2 पुतले को छोड़कर। रानी को इम्प्रेस करने का बहुत अच्छा मौका था, इसलिए अभिमन्यु दोनों पुतले को लेकर रानी के पीछे भागने लगता है क्योंकि रानी रिक्शा से अपने ब्यूटी पार्लर जा रही थी। जब वो ब्यूटी पार्लर पहुंचती है तब अभिमन्यु भी पहुंच जाता है और उसका दोनों पुतला उसे लौटा देता है। रानी उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि आप इतनी दूर आए ये देने के लिए। वो कहता है नहीं, मैं तो यहीं आ रहा था। और सामने में एक कफन का दुकान था जहाँ वो इशारा कर रहा था। खैर रानी पार्लर के अंदर चली जाती है अपने कस्टमर को संभालने के लिए। सुबह से शाम होने को है लेकिन वो देखती है कि अभी भी अभिमन्यु बाहर ही बैठा हुआ था। बारिश होने लगती है इसलिए वो छतरी लेकर बाहर निकलती है। अभिमन्यु उसे डायरेक्ट पूछ लेता है क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे। रानी कुछ बोल नहीं पा रही थी तभी वो अपने सामने रीशु को देखती है और अभिमन्यु को हाँ कह देती है। जिसके बाद रानी और रीशु एक दूसरे को देखते हैं और अब दोनों अलग अलग रहते हैं। रीशु की बात की जाए तो वो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है और वो अपने कटे हुए हाथ पर एक नकली हाथ लगाता है। पुलिस से बचने के लिए दोनों अभी भी अलग रहते हैं लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों की लव स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर पर खत्म जरूर होगी। रीशु जो रवि बन गया है वो एक ट्रैवल एजेंसी में जाता है और रानी का दिया हुआ उसे पैसा देता है और वो एजेंट बताता है कि वो दोनों को थाईलैंड भेज देगा अगले हफ्ते। और पैसे कमाने के लिए रीशु एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का भी काम करता है। रीशु की जो मकान मालकिन होती है पूनम, वो बैसाखी के सहारे चलती है और वो रवि को पसंद भी करती है और बस उसे रिझाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन रवि कभी नहीं पिघलता। फिर उसे रानी का कॉल आता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करते। रानी उससे कहती है कि अगर वो आज उससे मिलना चाहता है तो मिल सकता है क्योंकि उसके अंकल आंटी आज घर पे नहीं रहेंगे। रीशु उसे यकीन दिलाता है कि एक एजेंट से बात हुई है और वो लोग कुछ दिन में ही थाईलैंड चले जाएंगे। रीशु से पूछता है कि तेरे उस कंपाउंडर आशिक का क्या। रानी कहती है वो सच्चा आशिक है, मुझे उससे क्या डरना। रीशु कहता है पर तू तो बदचलन है। अभिमन्यु की बात की जाए तो वो शाम को 6 बजे तैयार होकर सिनेमा हॉल पहुंच जाता है और रानी का इंतजार करने लगता है। लेकिन रानी रीशु के साथ घर पहुंच गई थी और दोनों वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। और कुछ समय के बाद रानी अपने आंटी के बाल रंग रही थी और टीवी पर दिखाया जा रहा था कि मगरमच्छ आगरा के गली तक पहुंच गए हैं। फिर वहाँ पर दोनों हाथों में टमाटर का थैला लिए अभिमन्यु पहुंच जाता है और जब वो सिनेमा की बात करता है तो रानी उससे माफी मांगने लगती है और कहती है सॉरी मैं एकदम भूल गई थी। अभिमन्यु कहता है कोई बात नहीं और कहता है अगले हफ्ते उसके साथ सिनेमा देखने चलने। फिर बाजार में रानी और रीशु एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर ही बात कर रहे थे। रानी को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अभिमन्यु के साथ सिनेमा देखने के लिए नहीं गई। तभी एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर भागने लगता है। रीशु और रानी दोनों उस चोर के पीछे भागते हैं लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और एक पुलिस चोर के पीछे भागने लगता है। तभी रानी की नजर पड़ती है एसीपी किशोर पर और वो अपना मुंह छुपाने लगती है। कुछ समय के बाद एसीपी किशोर रानी के घर तक पहुंच जाते हैं और रानी उनसे कहने लगती है कि आखिरकार आपने मुझे ढूंढ लिया। एसीपी बताते हैं कि दिनेश पंडित की किताब पढ़ी थी मैंने। क्लाइमेक्स तो बहुत ही जबरदस्त था, कैसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए पति ने अपना हाथ काट दिया। रानी घबराने लगती है और वो रानी को उसका पर्स लौटा देता है और कहता है कि भूतकाल से कोई है जो आपको ढूंढ रहा है। रानी इस बारे में ऋषि को बता देती है और ये भी बताती है कि उसने दिनेश पंडित वाला किताब पढ़ा है मगर ऋषि उसे समझाता है कि वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। दोनों सिनेमा हॉल आए हुए थे लेकिन वहाँ पर किशोर भी होता है जिसे देखकर रानी डर गई थी और वो समझ गई थी कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसलिए ऋषु अपना फोन तोड़ देता है और सिम को फ्लश कर देता है। रानी उसे फोन करती है तो फोन नहीं लग रहा था और वो उसके घर भी जाती है तो देखती है कि घर बंद था। जब रानी अपने ब्यूटी पार्लर पर काम कर रही थी तभी उसके दुकान के सामने एक कचरे का ट्रक खड़ा था। वो कहती है इसे
से हटाने के लिए तभी वो ट्रक के पीछे में दिनेश पंडित की किताब का लिखा हुआ एक लाइन देखती है और वो ड्राइवर से पूछती है, आप दिनेश पंडित के फैन है क्या? ड्राइवर कहता है नहीं, कोई पागल था जिसने कहा था ये लाइन लिख कर आपके दुकान के सामने खड़े हो जाने के लिए। रानी समझ जाती है ये रिशु था और वो घर पे आकर दिनेश पंडित वाला किताब खोलकर पेज निकाल कर पढ़ने लगती है जिसमें वही लाइन लिखा हुआ था। और आखिर में एक फोन बूथ में रिशु रानी से बात करता है और उसे कहता है कि अगले हफ्ते वो लोग थाईलैंड के लिए निकल जाएंगे। मगर रानी बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि हर जगह पुलिस पीछा कर रही है। रिशु से कहता है हिम्मत दिखा ले, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। अगले दिन रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और किशोर उससे बात करता है, पूछता है कि नैतिक वर्मा के साथ आपकी बहुत बात होती है, कौन है वो दोस्त है या लवर है? रानी बस सवाल को टालते रहती है और जवाब ढंग से नहीं देती। फिर वो दिनेश पंडित के बारे में कुछ कहने लगती है तो किशोर हंसता है और कहता है कि आप आखिरकार पंडित जी को बीच में ले ही आए। रानी कहती है लाना तो पड़ेगा क्योंकि 30 साल पहले ऐसे ही पुलिस स्टेशन से उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया था और वो अपने अपमान का बदला किताबों के जरिए ले रहे हैं और उनके हर कहानी में हार पुलिस की ही होती है। फिर वहाँ पर डीएसपी मृत्युंजय आते हैं और वो रानी से कहता है कि हम आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन रानी उसे नहीं पहचानती और वो अपना परिचय देता है कि वो रिशु के माँ के बहन के पति का बहन का पति के भाई है। कहने का मतलब ये है कि वो नील का सगा चाचा है। रानी घबराने लगती है और मृत्युंजय कहता है कि आपके लिए नील आपके पति के दूर का भाई होगा, लेकिन मेरे लिए वो जिगर का टुकड़ा था, मेरा भतीजा। और किशोर के कहने पर अब मृत्युंजय इस केस को संभालेगा। वो रानी से पूछता है नैतिक के बारे में और पूछता है कि आखिर वो इतना ट्रैवल एजेंट को फोन क्यों करता था। रानी कहती है मुझे क्या पता, हो सकता है उसे घूमने का बहुत शौक होगा। मृत्युंजय को पता है कि रिशु आगरा में ही है क्योंकि रानी आगरा में अकेले नहीं रह सकती। रानी कहती है कि मैं आजकल की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं अकेले खुद को संभाल सकती हूँ। मृत्युंजय हंसता है और कहता है कि लोग मुझे कठफोड़वा कहते हैं क्योंकि जब तक कठफोड़वा मार मार कर पेड़ में छेद नहीं कर देता तब तक वो रुकता नहीं। मतलब कि मृत्युंजय रानी को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है और वो कह देता है कि रिशु से जब मिलिएगा तो उसे बोल देना कि मोंटू चाचा लौट आए हैं। मृत्युंजय के कहने पर पूरी पुलिस फोर्स आगरा में रिशु को ढूंढने लग जाती है और उस इलाके में वो जाकर ढूंढने लगते हैं जहाँ पर रानी का आने जाना होता था। रिशु जैसे ही उस ट्रैवल एजेंसी में पहुंचता है देखता है कि वहां पर पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी और वो लोग एजेंट को अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ किशोर उस घर में पहुंचता है जहां रिशु छुपा हुआ था और वो मकान मालकिन पूनम को उसका फोटो दिखाकर पूछता है कि ये आदमी यहाँ रहता है क्या। पूनम कहती है कि रुकिए मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर वो रिशु के कमरे में जाती है और बता देती है कि पुलिस आई है बाहर और पूछ रही है कि क्या मैं इस आदमी को जानती हूँ। आप कहोगे तो मैं बता देती हूँ कि मैं नहीं जानती। रिशु घबराया हुआ था और पूनम बाहर आकर पुलिस को बता देती है कि वो इस आदमी को नहीं पहचानती। पुलिस चले जाते हैं। रात के समय छुप छुप कर रिशु रानी से मिलने के लिए जाता है और वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके मोंटू चाचा शहर के डीएसपी बन के आ गए हैं और वो रानी से कहता है सब कुछ खत्म हो गया, उसने ट्रैवल एजेंट को भी पकड़ लिया। रानी कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन रिशु कहता है कि अगर हम लोग भाग गए तो मोंटू चाचा को और भी मजा आएगा हमें पकड़ने में और वो कहता है वो खुद को सरेंडर कर देगा। रानी उसे समझाती है पागल मत बनो, हम इतनी दूर ज्वालापुर से यहाँ आए हैं सरेंडर करने के लिए और तुमने अपना हाथ काटा है। तभी वो देखती है कि उससे मिलने के लिए अभी मन्नू आया हुआ था और उसे एक आइडिया आता है। तब वो रिशु को कहती है कि मोंटू चाचा को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पास एक प्लान है, मुझ पर भरोसा रखना। रात में वो पहुँच जाती है अभिमन्यु के पास फिल्म देखने के लिए जो उसके लिए सिनेमा हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था। रानी लाल साड़ी में भीगते हुए उसके पास जाती है और उसे कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करिएगा। अभिमन्यु पूछता है प्यार नहीं डायरेक्ट शादी। वो कहती है अब दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं है। अगले दिन रानी और रिशु हनुमान मंदिर के पास मिलते हैं और रिशु उसे कहता है कि तुम जो कर रही हो बंद कर दो, ये सही नहीं है, लेकिन अगर मोंटू चाचा से पीछा छुड़ाना है तो ये प्लान पर काम करना पड़ेगा। और वो रिशु से कहती है कि 3 दिन बाद मेरी शादी है, आना जरूर। अब शादी की रात देखते हैं कि रानी सज धज के तैयार हो जाती है और शादी में मोंटू चाचा और किशोर भी आए हुए थे और वो लोग रिशु के आने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें लगता है वो जरूर आएगा। इसके बाद रानी और अभिमन्यु की शादी हो जाती है और रानी बस वहाँ पर रिशु को ही ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पर वो बैंड बाजे के बीच में रिशु को देख लेती है जो शहनाई बजा रहा था, पर जब मोंटू चाचा देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर रिशु नहीं होता। खैर अब इसके बाद रानी अभिमन्यु के घर आ जाती है और दोनों वहाँ थोड़ा करीब आने लगते हैं, लेकिन रानी रुक जाती है और कहती है तुम्हारे पास विस्की है क्या। दोनों ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं और वो उससे पूछती है क्या तुम दिनेश पंडित को जानते हो। अभिमन्यु कहता है नहीं। रानी कहती है मुझसे मिलने से पहले रिशु भी नहीं जानता था। अभिमन्यु बताने लगता है कि वो 7 साल का था जब उसके पापा मम्मी का देहांत हो गया। उसके परिवार में बचे थे सिर्फ उसके चाचा चाची और उनके दोनों बच्चे। जब वो 20 साल का था तो उन चारों का भी देहांत हो गया। अकेला अभिमन्यु बचा था और उसे कंपाउंडर की नौकरी मिल गई।
लेकिन उसमें भी उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने कई बार खुद को खत्म करने का भी सोचा, लेकिन एक दिन उसने क्लिनिक में रानी को देखा। रानी को देखकर अभिमन्यु की दुनिया ही बदल गई। खैर, अब अगले दिन दोनों एक साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और रानी पुलिस से बस छुपते फिरती है। फिर वो एक दिन पिज्जा मंगाती है और पिज्जा डिलीवर करने के लिए रिशु आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे और अभिमन्यु कहता है, मैंने तो पिज्जा नहीं मंगाया। रानी कहती है, मैं आपको सरप्राइज करना चाहती थी। फिर वो लोग एक रात सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे थे जिसमें अभिमन्यु हार जाता है। अभिमन्यु कहता है, मैं तो लाइफ के गेम को जीतना चाहता हूँ। रानी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए छत से नीचे कूद जाऊंगी, लेकिन प्यार मुझसे नहीं होगा। फिर वो उसे दिनेश पंडित का किताब देती है और अगले दिन पूनम रिशु को दरवाजे की तरफ करके उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन रानी ये सब कुछ देख लेती है। पूनम रिशु से कहती है, पता है मेरा पैर कैसे टूटा? अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए सेकंड फ्लोर से छलांग लगा दी थी मैंने। उसके बाद वो रानी से मिलने जाता है और कहने लगता है कि पूनम मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो आखिर मैं क्या करता, मैं तो उसे दूर ही कर रहा था। रानी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और सोचती है कि क्या लगता है कि वो लोग एक साथ कभी रह पाएंगे। रिशु से कहता है कि चाहे अब अपना सर ही क्यों न कटवाना पड़े, मैं वो भी करूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए क्रिमिनल तो बन ही चुका हूँ। रात में वो बहुत पी हुई थी और जब अभिमन्यु उसे मिलने के लिए आता है तो वो उसके सामने कुछ भी कहने लगती है और ये भी कह देती है कि वो तो बस अपने प्यार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इन सब में अभिमन्यु को वो धोखा दे रही है। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान हो गया था। रानी नशे में धुत थी, इसलिए अभिमन्यु उसे बिस्तर पर लाकर सुला देता है। अगली सुबह जब वो जागती है तो अभिमन्यु उसे अपना फोन देता है और कहता है, रिशु को फोन लगाइए। फिर हम देखते हैं कि मेले में वो रिशु से मिलता है और उसे कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आप लोग इस शहर से निकल जाइएगा, मैं पुलिस को संभाल लूंगा। रिशु पूछता है कैसे, तो वो कहता है क्योंकि मैं कंपाउंडर हूँ, मैं डीआईजी से लेकर सबके घर में आना जाना होता है, मेरा सबके राज जानता हूँ मैं। रिशु उसे पूछता है कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, तो वो कहता है कि वो रानी से प्यार करता है, भले ही वो उसके साथ नहीं रह पाएगी, कम से कम रानी तो रिशु के साथ रह पाएगी जिससे वो प्यार करती है, और उसी में अभिमन्यु खुश रहेगा। और अगर रानी का मन भर जाए तो वो वापस अभिमन्यु के पास आ सकती है। रिशु थोड़ा नाराज हो गया था। खैर, अब इसके बाद अभिमन्यु अपने क्लिनिक के कमरे में रिशु को रहने के लिए जगह देता है और कहता है कि आप 2 दिन के बाद खाली निकल जाइएगा, आज संडे है, आज कोई नहीं आएगा। रानी अभिमन्यु से सॉरी कहती है। अपने लव स्टोरी को पूरा करने के लिए वो उससे फंसा रही थी, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, बस मेरे साथ एक आखिरी बार सिनेमा देख लीजिए। रानी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि पूनम रिशु का पीछा करते करते उसके नए ठिकाने तक, मतलब कि अभिमन्यु के क्लिनिक तक पहुंच जाती है। फिर वो उसके करीब आने लगती है और रिशु उसे कहता है कि मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं खुद आकर तुमसे मिलूंगा। पूनम के जाने के बाद वहाँ पर अभिमन्यु आता है और वो रिशु के लिए मटर पुलाव लेकर आया था और वो अंदर में गजरे को स्मेल कर पा रहा था और पूछता है क्या कोई औरत आई थी क्या यहाँ पर? रिशु कहता है हाँ, पूनम आई थी, वो उसकी मकान मालकिन है। अभिमन्यु पूछता है वो आपसे क्या चाहती है? रिशु कहता है वो मुझे चाहती है, जिस पर दोनों ही हंसने लगते हैं। अभिमन्यु पूनम का पूरा नाम जानना चाहता है, मगर रिशु उसे भरोसा दिलाता है कि वो उनके प्लान में काम नहीं लड़ाएगी। अभिमन्यु को लगने लगता है कि यहाँ कोई और भी आया था। रिशु घबराने लगता है और कहता है कोई भी तो नहीं आया था, लेकिन वहाँ पर जूते पे लगे हुए मिट्टी पड़े हुए थे और इसीलिए अभिमन्यु समझ जाता है कि रिशु कुछ छुपा रहा है। खैर, अभिमन्यु रानी को यमुना नदी घुमाने के लिए लाता है और रानी कह रही होती है कि सुना है कि यहाँ पर मगरमच्छ है, लेकिन शायद वो ब्रिज के नीचे वाले जगह में होंगे। पुलिस ने तो वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया है। अभिमन्यु पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मगरमच्छ को पुलिस रोक पाएगी? ये पूरा नदी उनका ही तो इलाका है। उस मिट्टी के बारे में अभिमन्यु कहता है कि ये राजगीर जंगल की मिट्टी है जहाँ पर वो जहरीला सांप मिलता है, जिसके काटने से अभिमन्यु की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को बता रहा होता है कि मेरे चाचा ने मेरे पापा को बिजनेस में धोखा दिया और इसीलिए मैंने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता और मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है। इधर भी रिशु बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अभिमन्यु बिल्कुल उसी की तरह सनकी है और वो रानी को नुकसान पहुंचा सकता है। इधर रानी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। खैर, वहाँ तो अभिमन्यु रानी को कुछ नहीं करता और वो सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। और वहाँ वो दिखाता है कि वो दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि उसके पास पंडित जी के किताब का बहुत सारा कलेक्शन था, खासकर उस कहानी का फैन जिस किताब पर रानी की जिंदगी बेस्ड है, जिससे इंस्पायर होकर रानी और रिशु ने नील को ठिकाने लगाया था। अभिमन्यु उससे कहता है हम तो बिल्कुल आप दोनों की टक्कर के हैं, अब देखना ये होगा कि पंडित जी का सबसे बड़ा फैन आप है या हम। पहली बार रानी को क्लिनिक में
जब उसने देखा था तो उसके हाथों में वो पंडित जी के किताब को नोटिस कर चुका था और उसे रानी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब इसके ठीक तुरंत बाद रानी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उनसे कहने लगती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। रानी मृत्युंजय से कहने लगती है कि अभिमन्यु मुझे मार डालेगा, उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। दिनेश पंडित के किताब को पढ़कर मृत्युंजय अपने बड़े भैया को कॉल करता है और कहता है कि नील के हत्यारे को घसीट कर आपके पास लाएंगे। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ भाई, मैडम के दोनों पतियों को पकड़ गया। इसके बाद पुलिस अभिमन्यु के घर और उसके क्लिनिक पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें ना अभिमन्यु मिलता है ना ऋषु, पर उन्हें दिनेश पंडित के किताब का कलेक्शन मिल जाता है। किशोर को पता चलता है कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद सभी लोग एक नदी किनारे पहुंचते हैं और वहां से वो लोग डेड बॉडी को निकालते हैं, जिसके पास से एक ब्रीफ केस मिलता है और उसमें अभिमन्यु का आई कार्ड था और उन्हें पूनम की भी डेड बॉडी मिली है। इसलिए वो लोग रानी पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसी ने अभिमन्यु और पूनम को मारा है, मगर वो कहती है मैंने नहीं मारा। किशोर पूछता है ऋषु कहाँ है, मगर वो कुछ नहीं बताती और इसीलिए उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। मृत्युंजय हवलदार मीना से पूछता है कितने घंटे के लिए इसे लॉकअप में बंद करके रख सकते हैं। वो कहती है सिर्फ 24 घंटे के लिए, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मगर मृत्युंजय कहता है कि आज शनिवार है और वो सोमवार को ही रानी को कोर्ट लेकर जाएगा। ऋषु के लिए रानी मार भी खा रही थी और उसे मार खाता देखकर मृत्युंजय सोचने लगता है कि दोनों तो बहुत तगड़े लवर हैं। फिर वो आरिफ से कहता है मीडिया में खबर फैलाने कि रानी को बहुत मार पड़ रही है, लेकिन आरिफ कहता है ऐसा करना सही नहीं होगा वरना हल्ला मच जाएगा। मृत्युंजय कहता है हल्ला ही तो मचाना है। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि रानी के ऊपर डबल मर्डर का आरोप लगा है और इससे पहले भी वो एक मर्डर कर चुकी है, लेकिन वो बच के भाग निकली। न्यूज देखकर ऋषु काफी गुस्से में था और वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सरेंडर करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके लिए उन्हें रानी को छोड़ देना होगा। और यही तो मृत्युंजय चाहता था कि जिस बिल में ऋषु छुपा हुआ है वहाँ से वो बाहर निकले, और उसका प्लान काम कर गया। इसके बाद मृत्युंजय और किशोर ब्रिज पर आकर अपना प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग ऋषु को पकड़ने वाले हैं। मृत्युंजय का प्लान है कि वहाँ पर वो रानी और ऋषु दोनों को मार देंगे और दोनों की कहानी यहीं पर खत्म कर देंगे। खैर अब रात के समय पुलिस रानी को लेकर पुलिस स्टेशन से निकलती है और ब्रिज के चारों तरफ पुलिस की टीम को तैनात कर दिया जाता है ऋषु को पकड़ने के लिए। आखिर में वहाँ ब्रिज के ऊपर ऋषु दिख जाता है। फिर वो लोग रानी को ऋषु की तरफ भेजने लगते हैं और उसके बाद वो लोग ब्रिज को सील कर देते हैं ताकि वो दोनों भागे नहीं। लेकिन तभी पुलिस में से एक आदमी आगे बढ़ने लगता है और किशोर घबराने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। एक कांस्टेबल मृत्युंजय को बताता है कि अभिमन्यु का डीएनए डेड बॉडी से मैच नहीं हुआ, मतलब कि वो डेड बॉडी अभिमन्यु का नहीं था। यहाँ देखते हैं कि वो पुलिस असली में अभिमन्यु है जो आगे बढ़ता है ऋषु और रानी को मारने के लिए। किशोर मना करता है ऐसा नहीं करने और कहता है बंदूक नीचे करने, लेकिन अभिमन्यु रानी से कहता है कि मैंने आपसे सच्चा प्यार किया था, मैंने अपनी दिल की सारी बात आपको बताई और ये भी कहा था कि मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करता। वो अपना बंदूक उठा लेता है, लेकिन तभी उसमें और ऋषु में लड़ाई होने लगती है। अभिमन्यु के हाथ से बंदूक गिर जाती है जो रानी उठा लेती है, लेकिन तभी पुलिस रानी पर गोली चला देती है जिससे वो ब्रिज से नीचे लटक जाती है। ऋषु उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर पीछे से अभिमन्यु उस पर हमला करते ही जा रहा था, इसलिए वो अभिमन्यु को धक्का दे देता है जिससे वो तो पानी में गिर जाता है, साथ ही ऋषु और रानी भी पानी में गिर जाते हैं। आखिर में वहाँ पर किशोर, मृत्युंजय और पूरी पुलिस पहुँच जाती है और उन्हें पानी में कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि नदी में मगरमच्छ घूम रहे थे। मृत्युंजय सभी से कहता है सर्च ऑपरेशन शुरू करो। अगली सुबह बहुत ढूंढने पर उन्हें नदी में ऋषु का कटा हुआ नकली हाथ मिल जाता है। उसके बाद शहर में सीसीटीवी कैमरा हर गली हर जगह को चेक किया जाता है। आखिर में मृत्युंजय को कुछ मिलता है जिससे वो काफी खुश हो गया था। अगले दिन पुलिस स्टेशन में मीटिंग होती है और वहाँ पर मृत्युंजय अपने सीनियर ऑफिसर को बता रहा होता है कि रानी, ऋषु और अभिमन्यु के मरने से इन तीनों को ही फायदा है, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा होते तो जेल में बंद होते। रानी पहले से ही जेल में थी, ऋषु नील को मारने के जुल्म में जेल में बंद होता और अभिमन्यु अपने चाचा चाची और अपने परिवार को मार डाला, इसलिए वो भी जेल में बंद होता। और लल्लन नाम का एक आदमी भी है जिसने अभिमन्यु को मर्डर वाले दिन सांप का जहर दिया था और उसी की डेड बॉडी उस दिन नदी के किनारे मिली थी। पूनम भी सारी सच्चाई जानती थी और इसीलिए उसे भी मरना पड़ा। एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है घर के सामने का, जहां नदी से घर लौटने के बाद रानी और अभिमन्यु के घर में 15 मिनट के बाद ऋषु आता है और उन तीनों के बीच में कुछ तो हुआ था। और उसके बाद रात 10 बजे बारिश में दौड़ते हुए रानी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ऋषु और अभिमन्यु एक साथ बाहर निकलते हैं, मतलब कि उन तीनों के बीच कुछ तो हुआ था, वो लोग कुछ तो प्लान कर रहे थे। मगर उसके सीनियर ऑफिसर उसे कहते हैं कि अब इस केस को छोड़ो,
मीडिया से बहुत प्रेशर है, इस केस को क्लोज करो। मगर किशोर मृत्युंजय से कहता है कि फाइल क्लोज करने से केस बंद नहीं हो जाता। सच को चाहे कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तुम्हें ढूंढ ही लेता है। अब कहानी जाती है 6 महीने के बाद और हम हिमाचल प्रदेश देवसर में रानी को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत है। देखते हैं कि उसे रात में अभिमन्यु ने नदी से बाहर निकाल लिया था, मगर ऋषु का कोई अता पता नहीं था। अभी रानी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर वहाँ पर अभिमन्यु आ जाता है। दोनों एक साथ रह रहे थे। रानी स्कूल में हिंदी पढ़ाया करती थी और उसे स्टूडेंट के कॉपी में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे वो हैरान हो गई थी। इसके बाद बिहार में हम मृत्युंजय को देखते हैं जिसे उसकी पत्नी कहती है कि एक पार्सल आया है, किताब है जिसमें मगरमच्छ की तस्वीर है। मृत्युंजय देखता है कि ये तो दिनेश पंडित की किताब है और उसमें लिखा हुआ था कि इस किताब के सिर्फ 3 कॉपीज हैं और उनमें से एक आप पढ़ रहे हैं, जिसमें सूरज और अर्जुन मेन कैरेक्टर होते हैं और वही सूरज और अर्जुन है अभिमन्यु और ऋषु। कहानी जाती है हादसे से 3 दिन पहले और वो लोग ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर मांस डालने के लिए निकलते हैं मगरमच्छ के लिए। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मगरमच्छ ब्रिज वाले इलाके से दूर चले जाएं। इसके बाद हादसे वाले दिन वो तीनों प्लान बनाकर पानी में कूद जाते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है, जिसे जानने के लिए मृत्युंजय को तोता मैना लवर्स पॉइंट देवसर हिमाचल प्रदेश बुलाया जाता है। अभिमन्यु को भी एक पर्ची मिलती है जिसमें उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट आने को कहा जाता है। अभिमन्यु उस जगह पहुंचता है तो वहाँ पर रानी पहले से ही मौजूद थी, जो बिल्कुल एकदम चट्टान के किनारे बैठी हुई थी। अभिमन्यु उसे कहता है ऊपर आने के लिए, मगर रानी उसे पूछने लगती है कि लल्लन और पूनम हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे, तुमने उन्हें क्यों मारा? अभिमन्यु कहता है कि मुझे वो दोनों रिस्की लगे इसलिए मुझे उन्हें हटाना पड़ा। फिर वहाँ पर मृत्युंजय पहुँच जाता है और कहता है कि अगर रानी को कूदना ही होता तो वो मुझे क्यों बुलाती। फिर हम उस रात के फ्लैशबैक को देखते हैं जब ऋषु रानी के घर पहुंच गया था और रानी अचानक से गिर जाती है। दोनों मिलकर रानी को होश में लाते हैं और अभिमन्यु उन्हें दिनेश पंडित का किताब दिखाता है, मगरमच्छ का शिकंजा, और कहता है कि अगर हम तीनों को जिंदा रहना है तो हम तीनों को मरना पड़ेगा। लेकिन रानी ये पागलपन फिर से दोहराना नहीं चाहती, मगर ऋषु उसे मना लेता है क्योंकि उसके मोंटू चाचू उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। फिर देखते हैं कि जब वो तीनों पानी में कूद गए थे तो नीचे में एक मगरमच्छ मौजूद था जो जाग जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अभिमन्यु रानी को पानी से लेकर बाहर आ जाता है और रानी रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मगरमच्छ ने ऋषु को खा लिया होगा। अभिमन्यु ये सबसे बहुत खुश था कि अब रानी उसी की हो गई, इसीलिए रानी ने मृत्युंजय को यहाँ पर बुलाया ताकि रानी ऋषु के हत्यारे अभिमन्यु को अरेस्ट करवा पाए। मगर अभिमन्यु कहने लगता है कि मैंने गलत क्या किया, आप दोनों ने तो यही किया था, मतलब आप दोनों ने किया वो मोहब्बत और मैंने जो किया वो गलत। रानी उसे कहती है तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम भले ही मुझे जीत गए लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। इसके बाद वो वहाँ से कूद कर अपनी जान ले लेती है। मृत्युंजय अपनी टीम से कहता है नीचे टीम को भेजने के लिए और इसके बाद वो अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेता है। और वो लोग एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं और मृत्युंजय एक कांस्टेबल से बात कर रहा था और अभिमन्यु से पूछने लगता है कि क्या हुआ, रानी की डेड बॉडी नहीं मिली ना। फिर वो हंसने लगता है। इसके बाद देखते हैं कि ऋषु अपने नकली वाले हाथ से उस मगरमच्छ से लड़ने लगता है और पानी से किसी तरह बाहर निकल आता है। और रानी को स्कूल में कॉपी में दिनेश पंडित के किताब की एक लाइन लिखी भी मिलती है जिससे उसे समझ आ गया था कि ऋषु जिंदा है। वो ऋषु को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई थी। फिर रानी जब पहाड़ से नीचे कूदी थी देखते हैं कि वो नदी में गिर गई थी और वो जिंदा है। वो सही सलामत बाहर निकल आती है और उसे ऋषु मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरकार दोनों एक हो गए। और मृत्युंजय इस पागलपन से भरी हुई कहानी को सुनकर बस हंसते रह जाता है और उसे ये भी पता है कि दिनेश पंडित अभिमन्यु के पिता हैं। और इसी के साथ फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। कोर्स अब चांदनी चौक की चांदनी रात में लाल किले के सामने पराठे वाली गली में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हुए जो मजा सुखी अंकल के देसी घी में तैरते हुए गर्मा गर्म पराठों में है ना, वो मजा 5 स्टार के फैट फ्री पराठों में नहीं है। ये हमारा विराज ये लीजिए आपका पनीर का पराठा। थैंक यू, वेलकम। ये ट्राई करो। God, too many calories. अरे नहीं नहीं, खाओ खाओ। हाँ खा के देखो फिर बोलना। Yum. ये फील 5 स्टार में नहीं आता। वैसे अजीब बात है, दिल्ली की होके तुम कभी चांदनी चौक नहीं आई? सीरियस क्राइम ही है यार तुम मैं दिल्ली से नहीं चंडीगढ़ से हो। दिल्ली अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई, तभी। लेकिन आज लग रहा है क्या लग रहा है? मेरा दिल्ली शिफ्ट होने
क्योंकि मुझे ना यहाँ फील आ रही है। बाय मिस्टर कुमार। अल्टीमेट बाय गुड नाइट पंजाबी कल्याणी अरे पंडितों में लड़कियां कम पड़ गई है जो तो इन पंजाबियों में घुस रहा है। दिल्ली की शैली, खाना अच्छा बनाती है। हरियाणा के कौशल, गवर्नमेंट टीचर पर बच्चों को पढ़ाना भी तो है। और ये रही चतुर्वेदी, 4 वेदों वाली दांतों की डॉक्टर। अब तू बता किससे शादी करेगा? देख दादी किसी और कास्ट में शादी करने से क्या होगा वही जो पहाड़ की चोटी पे जाकर छलांग लगाने से। दादी यार दूसरी जात में शादी करने से न मन मिलते हैं न खान पान न रीति रिवाज। 100 बात की एक बात, दूसरे की रजाई में बदबू आती है। राधे राधे दादी तेरे बाके बिहारी यादव थे और उनकी बीवी रुक्मणी ठाकुर और उनकी जो 16,000 रानियां थी वो एक कास्ट की तो नहीं हो सकती ना। बावला हो गया है तू। जाते इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। तो जो चीज भगवान ने नहीं बनाई माय डियर कल्याणी उसे मानकर हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों दादी? राधे राधे। लगता है छोरे का शुक्र बिगड़ गया है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसकी बात कर रही है? कोई अपने से 15 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। बताओ जरा। So what? आदमी भी तो अपने से आधी उम्र की लड़कियों को डेट करते हैं। I think it's cool. What's the big deal? हेलो, लास्ट वीक जो मैंने आपसे हेयर कलर करवाया था ना, वो 4 दिन ही चला। आपने तो कहा था इससे अच्छा कलर नहीं है मार्केट में। अगर आप दोनों भी अपने बालों से थोड़ा भी प्यार करते हो तो यहाँ आना बंद कर दो। कुछ आता जाता नहीं है इसको। फ्रॉड है ये लेडी, फ्रॉड। मेरे पैसे वापस करो, वरना ना मैं अभी सोशल मीडिया पे डालूंगा। Very good manners. ज्यादा नहीं बोल रही
वो पिंजरे में लड़की है। वीर, you want to- Oh my God. अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज It's okay. Yeah. हाँ मैं जरा वॉशरूम में ड्राई करके आती हूँ। हाँ ठीक है। इससे मम्मा पापा यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्लब का ओनर मेरा दोस्त है, उसकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, उसे सॉल्व करना है। अच्छा एक मिनट तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना आज। वो मार्केटिंग वाला फ्रेंड। क्लाइंट की मीटिंग थी। तू रात के 11 बजे क्लब में अंडरवेयर की मार्केटिंग करने गया है। लेकिन मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे पार्टनरशिप में डीलरशिप चाहिए। किटी पार्टी है ना नेक्स्ट वीक, इसलिए वो जगह देखने आई। और आप पार्टी में उसको यहाँ पार्टी में देखी, मैंने सोचा चलो मैं मिल लेता हूँ। अच्छा, और आपकी फ्रेंड्स वो कहाँ हैं? फ्रेंड्स वो अरे भाग्य रास्ते में है। अच्छा वो तो बाहर है। तो जानता है ना, 2 ब्रेक पीने के बाद वो अपना नाम भूल जाता है। हाँ तो रास्ता का है याद रखेगा। वो भी सही है। फ्रेंड्स बाहर वेट करेंगे, सो आई सी यू लेटर। ओके, हैव फन। मेरी मीटिंग तो हो चुकी है। ठीक है? हाँ मीटिंग है। दोनों के लिए, दोनों आपके लिए। घर जाना। हाँ और कहाँ जाऊँगा? गुड नाइट। बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर। मैं यहाँ चले? हाँ, राइट। क्या हुआ? वीर, हम लोग सही कर रहे हैं ना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे। These silence games, I don't like it, yeah. At least say something, ना. चिराग, ऐसा क्या हो गया जो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए थे? 72। वाओ, तुम मैसेजेस देख सकते हो लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकते? What's wrong with you, यार?
प्रपोज करना नहीं आता? हाँ बाबा, सीधे सीधे से नहीं कह सकता था? कह दिया ना। अभी भी नहीं कहा। क्या? The magic words? मैजिक वर्ड? हाँ, मैजिक वर्ड्स। मुझे नोएडा जाना है। 25 किलोमीटर है। तू नहीं सीखेगा। सेफ्टी फुल वीर, what a shot! Oh my God, अब तो कंफर्म हो गया कि तुम आर्मी में ही थे। हैव एनी डाउट ओके योर टर्न It's all my thing. नहीं कर पाऊंगी मैं। यू डोंट ट्रस्ट मी बहुत easy है। ट्रस्ट मी शोल्डर द गन Got it? शोल्डर द लेग्स इन फ्रंट बैलेंस इन फ्रंट नो 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 I can't do it, I told you. शोल्डर द गन ओके मिलेगा मैं फिर से तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता Will you marry me? कल सुबह 11 बजे आ जाना ओके बोल हाँ वो कल लड़की वाले हैं लड़की वाले? अरे पर तुमने तो पहले बताया ही नहीं कि लड़की वाले आ रहे हैं। हाँ, वो इतना अचानक हो गया अच्छा अच्छा, लेकिन चिराग को तो बता दिया ना कि उसे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। तुम्हें और स्नेह को बताया कि नहीं? अरे माँ पहले तू लड़की देख ले पसंद कर ले फिर सबको बता दूंगा ये भी ठीक है। चल मैं जाके ना अपनी साड़ी वगैरह तैयार करती हूँ। हाँ। बाकी बिहारी ये रिश्ता तय कर दे, फिर देखना 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। कितना माँ 501 बेटा। ये बाके बिहारी 10,000 एक दूंगा राधे 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 मम्मी ये कौन से नए रिश्तेदार आ गए दिल्ली में जिनको मैं नहीं जानती? ये दूर के रिश्तेदार है बेटा। सागर 1 किलो मोतीचूर, 1 किलो मिल्क केक और 1 किलो काजू कतली पैक करियो प्लीज। डन सर। छोटू पैक कर दे। तेरी दादी किसी की शादी के लिए इंटर स्टेट में जाती और तू अपनी शादी इंटरकास्ट करने की बात कैसे कर सकता है? I mean, how? मैं लाडला हूं उनका। दुनिया दूसरों के बच्चों पर कीचड़ फेंकती है, अपनों को सब डब से नहलाते हैं। और अगर दादी नाराज हो भी गई तो पापा मनाएंगे ना अपनी माँ को अपने बेटे के लोटड़ी के लिए। भाई कल्याणी पुरानी दिल्ली है, हम जैसे यंग लॉन्डो की प्रोग्रेसिव सोच उसको समझ में नहीं आएगी। समझ? अबे इसलिए मेरे भतीजे को फौज बुला रखी है घर पे। तू समझ। ए सागर, अबे 1 किलो गुलाब दूध और। ये आपको बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। वो तो चिराग का फोन आ गया, वरना हम तो इसीलिए शादी नहीं करना पाए। अकेली लड़की देखने का षड्यंत्र तेरे भाई ने रचा था। अम्मा जी लड़की वाले आ गए। लो आप खुद ही देख लेना लड़की को। हाँ मखा सब में सही दिलो रखी थी। Wow, very pretty house. आइए
लगता था कि तुझे खुदकुशी करती हूँ। माँ, ये तो क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? और तू फिर से इस मेनका के वश में आ गया? तुम कुछ कहोगे? जवानी का रस खत्म हो गया, पर वीर का प्रेम तेरे सर से नहीं उतरा। ओ हेलो, बेशक हो गया आप और आपका एक खानदान। अपनी यारी कैसे घटिया लोगों के यहाँ लंच के लिए आया, जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। हाँ तेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा तेज थी। ए बुढ़िया, तेरी ना उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं कितनी तेज हूँ ना तुझे अभी बता देती। ओए हीरोइन, जबान संभाल की बात कर मेरी दादी से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? ओए वीर, तूने जो हमारे घर आकर हमें ही गालियां दे रहे हैं। वीर, तुमने कहा था इस बार साथ नहीं छोड़ते। प्यार करते हो ना मुझसे? प्यार? 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 अरे चिराग पुत्र, वाह वाह वाह, ओ वाह वाह वाह, ओ वाह वाह वाह, ओ बेटा इधर तो अब तक। ओ बेटा जी, पिताई पर तो सबसे पहला हक है तेरा, जो तेरे पापा नई मम्मी लेके आए हैं, वो भी तेरी होने वाली बहन के साथ। तेरे मुंह कर 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 भाई। 32 साल बाद कल्याणी निवास में हिस्ट्री ने खुद को फिर से रिपीट किया। ना तो मेरी दादी का माइंडसेट बदला और ना मेरे पापा की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। और अब सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ मेरे पापा मेरी होने वाली मदर इन लॉ से प्यार करते हैं और दूसरी तरफ मैं और देविका साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं है। प्री वर्कआउट छोड़ो, ये प्रोटीन भी नहीं देने रहने दो, वाले। रहने दो। मीठा खा खा के मीठे ही लगने लगे हो आप भी। अरे यार तू रहने दे। अरे आ जा चिराग बेटा, बैठ 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 बैठ। तेरी उम्र के लोग अपने बच्चों की शादी करके उनके बच्चों को स्कूल छोड़ाते हैं, ना कि अपनी घुड़चढ़ी के सपने देखते हैं। माँ, मैं मेनका से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा। अरे शरीर में सुहाग रात की आग इतनी ही धधक रही है तो अमृता के स्वर्गवास के बाद शादी क्यों न कर ली? उस वक्त तो गर्दन हिला दी कि ना माना, मैं अमृता की जगह किसी को न दे सकूं। और अब उस 55 साल की औरत को लड़के बता रहा है। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। अरे कौन से समाज की बात कर रहे हो तुम? वो समाज जो अपनों को खुश देखकर मातम मनाता है और अपने को परेशान देखकर रुकेगा। नहीं रहना है ऐसे समाज के साथ। मेरे मरने तक इंतजार कर ले, फिर अपनी जिंदगी खुद ही संभाल लियो। दादी आप क्या बोल रहे हो? और क्या बोलूं तेरे बाप को? चिराग के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते अपने लिए लड़की ले आया। माँ, आज तक मैंने तेरी हर बात सुनी, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, खुद। मेरे लिए गर्म पानी ले आई हो, मेरा गला पकड़ लिया है। प्लीज मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो। देविका, देविका, देविका दरवाजा खोलो प्लीज। देविका, मुझसे बात तो करो। देविका सॉरी बेटा, मैं तुझे वहाँ झूठ बोलकर लेके गई थी और मैं तुझे बता नहीं वाली। क्यों नहीं बताना माँ? और वैसे भी क्या बताने वाली थी आप? कि आप मुझे अपनी मुंह दिखाई के लिए लेके जा रही हो, ये बताने वाली थी। देविका जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है मम्मा?
पापा का बर्थडे याद नहीं रहता। क्यों मम्मा, क्यों? लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया। आपने कभी पापा से प्यार ही नहीं किया। आपने शादी की मजबूरी में की कि आपके प्यार ने आपको छोड़ दिया। दीपिका, अगर आपने उस इंसान से शादी की, तो अपने पति की तरह बेटी को भी पूछिए। Please. Just want to be दीपिका, प्लीज। अरे चिराग बेटा, तेरे पापा के चक्कर में हम सब ये भूल ही गए। तूने अपनी शादी की बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। अरे कहाँ जा रहा है? बाप घोड़ी से मुड़ेगा तभी तो बेटा घोड़ी चढ़ेगा ना। मन नहीं है पापा। क्या बात है? क्या बात है? पहनकर तुम्हारे बात है, तुम्हारे हो गए। साथ उम्र में घोड़ी चढ़ेंगे। How romantic, how romantic. चिराग, चिराग भैया ना बनो, लेकिन अगले साल तुम्हारे पापा तुम्हें बड़ा भाई जरूर बना देंगे। चिराग शुरू कर। चिराग, मिस्टर चिराग, आर यू ऑलराइट? क्या हो गया? अरे घंटा ऑलराइट यार। भाई कंपनी इमोशंस नहीं परफॉर्मेंस देखती है, जो तेरी फुस चल रही है। आज तक कलियुग के बेटों के बारे में सुना। एक लेमन सोडा। कलियुग के बाप के दर्शन पहली बार हो रहे हैं, वो भी लाइव अपने घर में। ना ना ना, डोंट से लाइक दैट। बचपन से लेके आज तक, मतलब हगीज के टाइम से लेकर कूल अंडरवेयर के टाइम तक तेरे बाप ने कभी तेरे को डांटा या मारा नहीं? यार अपने बाप को मैं सीधा साधा श्रवण कुमार समझता था मैं। दैट्स इट। मतलब दोनों दादी और पोते का इरादा है श्रवण कुमार के कंधे तोड़ने के। भाई उसके भी तो ड्रीम्स होंगे ना सोलो ट्रैवलर बनने के। हे लेकिन उनके सोलो ट्रिप के चक्कर में मेरा हनीमून ट्रिप तो कैंसिल हो गया ना। अब क्या कहूँ उस दीदी का से कि जिन हाथों से मैं उसे मंगलसूत्र पहनाना चाह रहा था, उन्हीं हाथों पे राखी बांध दे। भाई बन जाओ उसका। यार क्या बोल रहा है यार? लेट मी अंडरस्टैंड। बेटा बेटी से प्यार करता है, वेरी गुड। बेटी माँ से प्यार करती है, नाइस। बेटा बाप से प्यार करता है, गुड। बाप माँ से प्यार। भाई ट्रायंगुलर लव स्टोरी सुना था, तेरी तो रेक्टेंगुलर लव स्टोरी है। अरे इस ट्रायंगल लव ट्रायंगल के चक्कर में अरे रेक्टेंगल की चड्डी हो रात। इस ट्रायंगल रेक्टेंगल के चक्कर में मेरी लाइफ तो सर्कल बन के रह गई ना। अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, समझ नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्त लव स्टोरी में दिल का काम होता है। अरे भाई तेरी लव स्टोरी सेट है, अब चाहे तू सर्कल में दौड़, ट्रायंगल में दौड़, रेक्टेंगल में दौड़ या फिर हेक्सागन। बार। मैं देविका के साथ दौड़ता रहूंगा। रुकेगा नहीं साला। हाय मेरी पुष्पा, भाई बनाए। कोई पसंद आए तो बात करो भाड़िया साहब। अरे भैया तुम यार मैं शर्मा हूँ। अबे मैं शर्मा हूँ, तू भाटिया है यार। बात करो। अरे नहीं नहीं शर्मा साहब, मेरी वो वाली इंटेंशन नहीं है। तेरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो मेरे को टेंशन है उसका क्या करूँ? जिस फैमिली के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही मेरे खिलाफ। पूरा बताओ और मेरी बात ना दिमाग में दिल पे है। मान कल को कल्याणी जी ऑफ हो गई तो क्या बात कर रहा है तू यार? बुरा मत मान, जस्ट इमेजिन। यहाँ मैं सेहरा बांधने की बात कर रहा हूँ, तू मेरी मुंडन की बात कर रहा है। और स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, इमेजिन कल को उसका ट्रांसफर और चिराग की बीवी निकल गई छोड़, उसको लेके हो गई अलग। तो आप क्या करेंगे जनाब? ठीक है भाटिया साहब,
जिस दामाद की बॉडी में प्रोटीन पाउडर मेरे क्रेडिट कार्ड से जाता और वो जीजा उसको भी गाड़ी मैंने दिलाई है, उनकी बात करूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी इंटेंशन पूरी करो और मुझे अपनी टेंशन दूर कर दो। यस। मुझे क्या लगता है ना यार, ये हीर रांझा, सोनी महिमान, रोमियो जूलियट, ये मैं और मेरे वीर ही रहे होंगे। न कभी उनका मिलना हुआ और ना हम दोनों का हो सकता है यार। ना ना, ये कल्याणी खाती क्या है? हाँ? इस बुढ़ापे में भी आग छोड़ती है। फायर! हे भगवान यार, तू सिर्फ अच्छे लोगों को क्यों ऊपर बुला लेता है? बुरे लोगों की वैकेंसी नहीं है क्या? मतलब सही बात है। अरे यार, नहीं सही बात है। अरे इतना सेक्सी सपना देखा था मैंने, मतलब माँ बेटी दोनों एक साथ एक मंडप में पहले आप करके वरमाला डाल रहे हैं, फिर पहले आप करके फेरे दे रहे हैं, फिर पहले आप करके विदाई हो रही है, फिर पहले आप करके सुहागरात। ओए चुप कर। Freaking alcoholic। अरे यार थोड़ी फीलिंग ओवरफ्लो हो गई यार, सॉरी। कितना अच्छा शरीर प्रेपरेशन था यार मेरा, देविका के साथ में सब खत्म हो गया है यार। वेरी श्योर देविका ने डीडीएलजे देखी होगी। जब प्यार करते हैं ना, वो घूसे और गालियां दोनों खाते हैं। What do you mean? खाता ही है ना, देख क्या हो रहा है तेरे साथ, पर एंड में जीत उन्हीं की होती है। आई स्वेयर, यू नो इट्स लाइक, देख इस वाइन की कसम खा रही हूँ, देविका के लिए तेरे से अच्छी माँ कभी हो ही नहीं सकती। सच्ची? मुच्छी मेरी जान, लव यू। चल पी लेते हैं यार, पी ले। ओए, ये कितनी कॉफी पी चुके हैं? हाँ? 4 और 5वीं लेने जा रहा हूँ। बजाने की मूड में। ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी बजाऊं? अरे देवी, तुम यहाँ? What a coincidence! मैं भी यही एक मेरी मीटिंग थी, बस गुजर रहा था तो मैं तुम यहाँ कैसे? हाँ? सो? ओए छोटू, कॉफी के अंदर 2 फ्रैप्पे। हाँ। सो? कैसी हो? देख देवी, जो भी कुछ हुआ वो हम दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं करा। अभी मेरे पापा और मेरी मम्मी, यार जितना शॉकिंग तेरे लिए ना उतना शॉकिंग मेरे लिए भी है, ट्रस्ट मी। लेकिन सुना, हम इसको मिलकर सॉर्ट कर सकते हैं। मिलकर, हाँ? कैसे सॉर्ट करेंगे? हाँ? देवी, देवी सुनना, मेरी बात तो सुन। देवी, मेरी हमारे बात तो सुन। खानदान को मेरी मम्मी की शक्ल तक पसंद नहीं है, तो उसकी बेटी को कैसे अपनाएंगे? Look, I know, difficult है, लेकिन अब तुम बोलती नहीं तो ये सब बताएगी ना। क्या नहीं बोलती मैं? बेबी क्या जरूरत थी मेरे खानदान को गालियों की माला पहनाने की? ओ रियली? और जो तुम्हारे खानदान ने मेरी माँ और मेरे माथे पे गालियों से तिलक कर दिया, वो तुम्हें नजर नहीं आया? चिराग प्लीज अपने ना घर वालों की साइड लेना बंद करो। साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं तो हम दोनों की साइड से रास्ता बना रहा हूँ। और तुम मेरे घर आई क्यों? मैं तो आ रहा था ना तुम्हारे घर अपने घर वालों को लेकर। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मुझे मेरे होने वाले पापा से मिलवाने लेके जा रही है, और मैं अपने ही होने वाले भाई के प्यार में पागल हो रखी हूँ। अरे तेरी माँ को मेरा ही बाप मिला पूरे शहर में, और तेरे बाप को मेरी माँ मिली पूरे देश में। क्या करे यार, तू ही बता। देख यार, मैं ना तेरे बच्चों के मुंह से पापा 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 सुनना चाहता हूँ।
प्यार करता हूँ राहुल से, और मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों गलत नहीं। तुम्हारी माँ मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहती है वीर। उन्हें कौन मनाएगा? चिराग मने। चिराग को हमारा रिश्ता मंजूर है? नहीं, वो नाराज है। मैं मना दूंगा उसे। और देविका को कौन मानेगा? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन देविका मान जाएगी। अरे दीदी आप बैठ 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 बैठ। कैसे आना हुआ? मैं ठीक से ही मिली। दादी का मंदिर गई। और पापा? भाई, तो एक बार पापा की जगह लेके सोच। इसमें सोचना क्या है? मुझे पापा की गलती दिखाई नहीं देती। पापा मम्मी से नहीं, मेनका से शादी करना चाहते थे। भाई, मानती हूँ कि मम्मी से पापा की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन तू ही बता, जब पापा आज दादी के खिलाफ नहीं जा सकते तो उस वक्त कैसे जाते? आसपास में बदनामी हो रखी है, वो अलग। पता है लोग क्या क्या कह रहे हैं आजकल? देख, ना तो कोई पड़ोसी हमें खाना खिलाता है और ना किसी ने हमारे स्कूल की फीस भरी है जिसकी हम सुने। ओके? अच्छा, एक बात बता, दादी पापा की शादी मेनका से करने के खिलाफ है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे क्या दिक्कत है? तू तो पापा की साइड रहे। अरे कैसे रहो पापा के साइड जब पापा खुद ही मेरे साइड कूद गए? पापा तेरी साइड कूद गए? हाँ। तेरी कौन सी साइड है? मैं देविका से प्यार करता हूँ, देविका मुझसे प्यार करती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या? मतलब अगर पापा ने मेनका से शादी कर दी तो देविका तेरी बहन बन जाएगी। और अगर पापा ने मम्मी से शादी कर दी तो ये बेटा बेटी भाई बहन बन जाएंगे। और अगर इसने बेटी से शादी कर दी तो समझी समझन का प्रेम अधूरा रह जाएगा। वाह मेरे लाल वाह, आज तूने चिराग तले अंधेरा कर ही दिया, लेकिन इसमें गलती तेरी थी। जब पेड़ में ही कीड़े लगे हों तो फल तो खराब निकलेगा, पर ये नहीं जानते कि एक दिन पेड़ और फल जड़ को ही खराब कर देगा। दादी, मैं देविका को पहले से ही जानता हूँ। इस दादी की कोख में टट्टी पेशाब किया है तूने, मुझसे भी पहले से जानता है उसे। हाँ, मरने से पहले अच्छे दिन दिखा दिए तुम दोनों ने। बुआ को बोल ले जाए मुझे यहाँ से। दादी, लेकिन छोड़ी, जितना बोला है उतना कर। दादी,
पोते ने उसको लात मारी। अरे जैसी करनी वैसी मर्जी, जैसा बाप वैसा बेटा। मेरे बेटा जी, वो माता मैंने जो 2000 रुपये दिए थे ना, वो वापस दे दे। वो खर्च हो गए। खर्च हो गए? वो ऐसे कैसे खर्च हो गए? बिस्तर पे बैठे बैठे आगे से मैंने 1 रुपया नहीं देना तुझे। खर्च हो गए। अरे पेंशन के पैसे तो तू ही लेता है ना? मैंने कभी हिसाब पूछा है तुझसे? अरे 2000 रुपए के लिए कैसे बोल गया देखो? वो भी दूसरों के सामने। अच्छा मुझे भी पानी देनी है। ये छाबड़ा को तो पैसे बचाने की आदत ही पड़ी है। Wow. Hey, auntie. Hi baby. Hi. How are you? Very well. Auntie, can you take the box? Yes, yes. Yes. Thank you, auntie. Let's go. Come. Finally, we are here together. I know, meeting after a long time. Gin or water? Gin. Do gin and tonic. One whiskey, Devika. No, yeah, I'm good. please. No, nothing. देविका बहुत दिनों के बाद मिली है, एक ड्रिंक। Maybe in a while. दीपिका, is it true? तेरी मम्मी किसी को डेट कर रही है? Yeah. Meet the famous Devika. अच्छा by the way देविका Yeah, sorry. your mother is so strong. अबे दीदी, देविका is a strong daughter ना? Why? हाँ, जिसने अपनी मम्मी के प्यार को एक्सेप्ट किया। सब इतने ब्रॉड माइंडेड थोड़ी होते हैं। Yeah, that I'll die. मैं होती तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेती। But your father is very much alive, isn't he? Guys, I'll be just back now. Yeah, sure. ऐसे क्या बात है मेरी जान? तुम्हारे तो चर्चे चारों तरफ। अच्छा एक बात बताओ, कि अगर पटना नहीं था, तो किसी मतलब लड़के को पटाती ना यार? अरे थोड़े से वो fun and he would have lasted longer. अभी तो शुरुआत है, इसके बाद एक के बाद एक लाइनें लगेगी। लेकिन आंटी, आपसे तो पीछे ही है मेरी मम्मी. कहाँ बेटा? हम तो रेड वाटर में कैद हैं। आंटी, आप तो कैद होकर भी ना आजाद लोगों से ज्यादा एंजॉय करते हो. हाँ? क्यों? लास्ट वीक सैनिक फार्म पे आपने अपने बर्थडे पार्टी पे मेज सुपर बुलाया था. और आंटी, आप तो हाईलाइट थी उस पार्टी में, क्योंकि डिल्लो वाला केक तो आपने ही मजे ले लेकर खाया था. क्यों? I don't know what you're talking about. I think कुछ गलत फैल गई है। मैं बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। मैं थोड़ी नहीं थी। मैं तुम्हारी पार्टी में आई नहीं। आंटी, आप तो कमाल हो. हम तो अभी भी आपसे बहुत पीछे हैं. हाँ, I'm coming. खाना खा के जाना। Just get the drinks.
समाज के परफेक्ट कर्णवीर शाह। ये परफेक्ट बनने के चक्कर में मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट। जो मुझे राइट लगता है वो माँ को रॉन्ग क्यों लगता है? हाँ? मेरी लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग कब आएगा काका? यार शर्मा साहब आजकल पानी तो शुरू होता है। बे, जिंदगी की ट्रेजेडी में तुझे कॉमेडी दिखाई दे रहा है? माँ घर होती थी, चिराग मेरी तरफ देख रही थी। जिंदगी में बहुत जंगल, बहुत जंग, और कभी हारा नहीं हूँ। लेकिन ये अपनों की जंग में किससे जीतूं किससे हारूं कुछ समझ नहीं आता यार। हटिया, तू जानता है मैं गलत नहीं। नहीं भाटिया, मैं गलत हूं। मैं गलत हूं काका। मैंने मेरे चिराग का दिल दुखाया है। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तू कैसा अरे चिराग बेटा, अरे आजा बेटा, अरे आजा। अरे चिराग बेटा, तब तुम यहाँ क्यों दे रहे? क्या बात है? कहाँ के पुत्र? चिराग बेटा, हम जब तुम्हारे पापा की ही बातें कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा तो गेम चेंजर निकले। चिराग बेटा, तुम्हारे पापा ने तो रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने आजादी दिला दिया हम जैसे बूढ़ों को उस सोच से जो ये कहती है कि अब तो हम लोगों के लिए अब तो सिर्फ पूजा पाठ ही करनी चाहिए और उस दिन का इंतजार करना चाहिए कब ऊपर वाले की तरफ से बुलावा आ जाए। बस यही है बेटा। मेरी बात बहुत साल पहले एक्सपायर हो गई। एक बेटा है, वो भी लंदन चला गया पढ़ाई करने के लिए और फिर वहीं सेटल हो गया। वो हर रोज रात को वीडियो कॉल करता है, हर महीने पैसे भी भेजता है। पर हमेशा देखने लगे नींद आने से पहले एकदम सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। मेरे पति के एक्सपायर होने के बाद मुझे भी किसी इंसान से प्यार हुआ। मेरे ऑफिस में लेकिन हम दोनों कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए एक दूसरे को बताने की। लेकिन हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, ये समाज, हमारे रिश्तेदार, काहे तुम्हारे पापा जैसी हिम्मत नहीं होती तो आज मेरे पास ये लड़के होते हैं जिनके साथ मैं होली मना पाती, दिवाली मना पाती। अरे भाई, अब मुझे ही देख लो, दो बेटे शादी के बाद दोनों अलग रहते हैं क्योंकि एक बहू की दूसरी बहू नहीं बनती। इसलिए बेटे बात से चिराग बेटा, हम सब अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। ये रिश्ते तो यही बने हैं, यही रह जाएंगे। लेकिन आप मतलब तो एक जमाना है, अपने गमों को हंसी करना है।
इट्स अब तक नाराज बैठी है उस बात से। और मिट्टी डाल माता, मैं 2000 का 10,000 तुझे दे दूंगा, साइन कर करना। ले ये ले माता, मेरा काम तो हो गया। अब एक बात बता, तू खुद खाएगी या मैं खिलाऊं? बस, तुझे पता है ना मुझे डायबिटीज है, पता है ना? मैं तो भूल ही गया भाई। जामुन जामुन पे लिखा है खाने वाले का नाम। जय हो, जय हो, जय हो। ये किस पे साइन करा रहा था? किराया। किराया? किस बात का? माँ के गोद में बच्चों को रहने के लिए कभी कोई माँ किराया नहीं भरती, लेकिन माँ बाप के बुढ़ापेपन में इन्हीं जैसी जो औलाद होती है ना, अगर उनके साथ रहो ना तो किराया देना पड़ता है। ये मेरे पेंशन के पेपर्स थे। हर महीने सचिन के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। कभी राम जीवन राधा राधा, खुश रहो बेटा। ये देख तेरी पेंशन है। इस उम्र में इतने पैसों का क्या खर्चा डालूंगी? सिर्फ 200-300 चाहिए मुझे सब्जी के लिए, बाकी तू रख। माँ, ये पैसे तेरे हैं, अभी तू इसका आचार डाल या सब, ये पैसे तेरे हैं। मेरा प्यार अच्छा हुआ तुम मान गए। अगर जबरदस्ती दोनों शादी करते तो हमारे बच्चे एक दूसरे के भाई नहीं होते। हम अपने बच्चे की खुशी चुने या हमारी? देविका को मैंने जन्म नहीं दिया है। तुमसे अलग होने के बाद मैं पंजाब चली गई थी। वहाँ रिश्तेदारों ने जिनसे मेरी शादी कर रही उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उनकी एक पत्नी थी और ये बात किसी को पता नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में मेरी पति और उनकी बीवी की डेथ हो गई और बच गई एक 6 महीने की बच्ची। और ये बात उसे नहीं पता है। तो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो वो दोनों भाई बहन नहीं होंगे। लेकिन मैं अपनी बेटी को ये नहीं बता सकती कि वो मेरा खून नहीं है।
नालायक निकला यार। इतना भी समझ नहीं पाया कि मेरे पापा को किसी की जरूरत पड़ सकती है, किसी साथी की, किसी के प्यार की। आखिर वो भी तो इंसान ही है। तो हाँ, हूं मैं सेल्फिश, इडियट हूं, डफर हूं, नालायक हूं, मगर इतना नालायक नहीं कि मेरे पापा की आखिरी खुशी हो सच्ची। नहीं देवी।
पहली ऐसी घोड़ी चढ़ी होगी जिसमें बाप और बेटा दोनों एक साथ सेम डे सेम टाइम घोड़ी पे चढ़े। आखिरकार मेरे पापा अपने रिटायरमेंट फंड से मेरी दादी के साथ 4 धाम यात्रा पे नहीं